हेलो एवरीवन। आइए अब हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस पे अगले टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट नंबर 9 पे। आई होप आप इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे इससे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली adopted the national flag on 14th August 1947, national anthem on 26 January 1950, national song on 24 January 1950 and elected Dr. Rajendra Prasad as first president of India on 26 January 1950। यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या नेशनल फ्लैग को 15 अगस्त को अडॉप्ट किया गया था? क्या नेशनल एंथम को 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था? क्या नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था? और क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को? तो इसमें से सही स्टेटमेंट है सी, यानी नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यानी ये जो डेट्स हैं वो यहाँ पे दी हुई है। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था और इसी दिन जनवरी 24 1950 को ही इलेक्ट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसे मई 1949 में रेटिफाई किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउस कमेटी वॉज हेडेड बाय, हाउस कमेटी को किसने हेड किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? तो सही जवाब है बी पट्टाभी सीतारामैया, यानी हाउस कमेटी को हेड किया था बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स इनमें से कौन थे? एस वरदराचारी, एस केदार, बी एन राव या एन माधव राव? सही जवाब है एन माधव राव। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाकी मेंबर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके पहले टेस्ट में मैंने ये नाम बताए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी आसानी हो रही होगी। मेरा मेन मोटिव है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उन क्वेश्चंस को इतनी बार देख लीजिए कि आपको याद हो जाए, अलग से रटने की जरूरत ना पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स बट नॉट एनिमी एलियंस? यानी एनिमी एलियंस को नहीं है ये फंडामेंटल्स अवेलेबल, सिर्फ सिटीजंस और फॉरेनर्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए। तो सही जवाब है डी, ये चारों अवेलेबल हैं। तो ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को अवेलेबल है लेकिन एनिमी एलिमेंट्स को अवेलेबल नहीं है? तो वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ कनोट्स, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बताता है? Absence of any special privileges in favor of any person, equal subjection of all persons to ordinary law of the land, administered by ordinary law courts, no person whether rich or poor, high or low, official or non-official is above the law। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि किसी भी पर्सन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है और जितने भी लोग हैं वो उन पे समान कानून लागू होगा और जो समान कोर्ट है समान वही इसको एडमिनिस्टर करेगा। और कोई राजा हो या रंक हो, हाई ऑफिशियल हो या लो ऑफिशियल, वो कानून से ऊपर नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीजें इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर आती हैं? तो सही जवाब है इसका ए, यानी तीनों तीनों चीजें मिलके इक्वलिटी बिफोर लॉ को बताती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आर्टिकल 194 इज एन एक्सेप्शन टू द इक्वलिटी बिफोर लॉ और Article 194 states no member of the legislature or state shall be liable to any proceeding in any court or in respect to anything said or any vote given by him in legislature or any committee thereof। यानी आर्टिकल 194 एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का, और कोई भी मेंबर जो लेजिस्लेचर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है वो अगर कोई भी चीज कहता है या किसी को वोट देता है, किसी कमेटी में भी है अगर, तो वो लायबल नहीं है किसी भी कोर्ट के आगे प्रोसीडिंग्स में। तो सही जवाब है इसका सी, बोथ। इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने आर्टिकल 105 के बारे में बताया था जो कि एमपीज के लिए है और आर्टिकल 194 एमएलएस के लिए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Article 31C is an exception to Article 14. Article 31C provides that the laws made by the state for implementing the directive principles contained in Clause B or C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of the Article 14. यानी ये क्वेश्चन है आर्टिकल 31C के रिगार्डिंग कि क्या वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, और क्या कोई ऐसा लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लागू किया जाता है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली and educationally backward classes of citizens regarding their admission to educational institutions except minority educational institutions. और स्टेटमेंट 2 है द स्पेशल प्रोविजन फॉर ओबीसी वाज एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। यानी स्टेट को पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना पाए जिसके थ्रू वो एडमिशन पा सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन एक्सेप्शन है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो क्या स्टेटमेंट सही है? सिमिलरली स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि ओबीसी के अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए थे वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू बनाए गए थे। तो इसमें सही स्टेटमेंट है पहली वाली, यानी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड किया गया है और जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए थे ओबीसी के लिए वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू बनाए गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट, और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ये हम सबको पता है, लेकिन उसके क्लॉज 1 में सिर्फ और सिर्फ स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है और क्लॉज 2 में स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों द्वारा अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सही जवाब है यस, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट। और स्टेटमेंट 2 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957 प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन। यानी पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या स्टेटमेंट सही है? और दूसरा 1957 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें रेजिडेंस को कंडीशन बनाया गया था। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही जवाब है सी बोलते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी या सजेशन है आपकी तो आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।